सत्य वचन। जब से ये शो हमने शुरू किया है, इस प्रण के साथ किया था कि नेताओं के कथन से इतर गांव देहात का सत्य वचन आपके सामने रखेंगे। सत्ता के दावों, विपक्षियों के आरोपों के इतर का सत्य वचन लेकर आएंगे। और आज का सत्य वचन यही है कि राजनीति आपस में लड़ती रही, आम जनता बेचारी मरती रही। इतनी त्रासदी के बाद आज पहली बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी आरोप लगाने लगी कि अब तक कहां थे। सरकार से कई तीखे सवाल पूछे राहुल ने तो सरकार ने भी पलटवार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ सी लगी है। पिछले 2 महीने के पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर देश को उठाने का काम कर रहे हों। विपक्ष ने सुझाव दिए तो सरकार ने सिरे से नकार दिए। सरकार ने फैसले लिए तो विपक्ष ने सिरे से उन फैसलों को खारिज कर दिया। मगर इस सब ने नुकसान किसका किया? जनता बेमौत मारी गई। उसको इंसाफ देने की बजाय अब सियासत पर, अपने उस चरित्र पर कायम है जिसमें वादों और आरोपों के सिवाय कुछ भी तो नहीं है। कोई डॉक्टर भी चेक करने नहीं आ रहा है। एक हमारी वो खत्म हो गया, ससुर सास हमारे साथ नहीं है। ये इमरजेंसी वार्ड है, इस बेड पे कल मेरा बाप मर गया। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे मतलब बंगाल में इलेक्शनियरिंग हो रही है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। कोरोना की त्रासदी, लाखों की मौत, छटपटाते बच्चों के आंसू, उजड़ चुकी मांगों के सिंदूर, सूनी हो चुकी गोदों की विरह वेदना के बीच यही हिंदुस्तान की राजनीति के चरित्र का असली फलसफा है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। कोविड की मदद नरेंद्र मोदी जी ने की, इसलिए मैं मोदी जी के पहले अक्षर को कोविड से जोड़ रहा हूं, मूव इट। ये उन पर आरोप लगाए, वो इन पर आरोप लगाए, ये उन पर ठीकरा फोड़ जाए, वो इन पर ठीकरा फोड़ जाए। एक कीचड़ इधर से उछाला जाए, एक कीचड़ उधर से उछाला जाए। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, ये देश का और जनता का अपमान है। और ऐसे में जनता क्या करे? वो बीच में मरती है तो मर जाए, किसे फर्क पड़ता है? क्या लगता है हिंदुस्तान ये तस्वीरें भूल जाएगा? भूल जाएगा कि उसके अपने इलाज के अभाव में मर गए, भूल जाएगा कि उसके सपने नेताओं के सुनहरे वादों की कब्र में दफन हो गए। कैसे भूल जाए उस पीड़ा को? कैसे भूल जाए कि एक पत्नी अपने मरते पति को बचाने के लिए उसे मुंह से सांस देने की अंतिम कोशिश तक कर रही थी? कैसे भूल जाए कि एक माँ अपने बेटे की लाश ई रिक्शा पर लेकर लाचार पड़ी थी? कैसे भूल जाएं कि एम्बुलेंस ना होने पर इस देश के हाथों ने अपनों की लाशों को ढोया है? ये वो दौर दिखा जिसे भूलना आसान तो कतई नहीं है। ना सरकार ने अपना काम ठीक से किया, ना सरकार को चेताने का काम बड़े पैमाने पर विपक्ष कर पाया। दुनिया भर में जो छुट्टी पे रहने वाले लोग हैं वो दूसरों को ज्ञान ना बांटे,
कि काम कैसे होता है, क्योंकि जिन्होंने जिंदगी में काम नहीं किया है वो काम के बारे में क्या जाने। सब तड़प कर ऑक्सीजन की किल्लत से मौत होगी या वैक्सीन ना लगने की वजह से लोग असुरक्षित रहेंगे और मर जाएंगे, तो क्या उस देश में सवाल नहीं पूछे जाएंगे? कुछ इसी तरह की झगड़ने की सियासत का नतीजा है कि जब सियासत अपने आलीशान बंगलों में कैद थी तो सड़कों पर लाशें गिर रही थी, क्योंकि सत्ता जब अपनी छवि बचाने में आंकड़ों की अट्टालिका तैयार कर रही थी तो लोग अस्पतालों के बाहर तड़प रहे थे, क्योंकि जब विपक्ष अपने आशियानों के तहखाने में फकत विचार विमर्श कर रहा था तब एक बाटली ऑक्सीजन के लिए इसी मुल्क की जनता दरबदर ठोकरें खा रही। और जब लग रहा है कि हालात कुछ ठीक हो रहे हैं तो सियासत फिर से अपने पूरे रंग में लौट आई है। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड। देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, बात इसी नौटंकी पर आकर अटक गई। कौन नौटंकी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तो देश तय करेगा। लेकिन सवाल है कि अगर नौटंकी हो रही है तो उस नौटंकी में मारा कौन जा रहा है, क्योंकि आज के सत्ताधीश हो या कल के सत्ताधीश, दोनों ही जब अपने कमरों में बंद थे तब इस देश का आम नागरिक अंतिम संस्कार तक से वंचित रह गया। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार में लाशों का ढेर दिखा तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में मर चुके आदमी की आखिरी पहचान उस रामनामी तक को नोच लिया गया। ये इस देश के आम आदमी पर गुजरी हुई त्रासदी है जिसे नेता तो कतई नहीं समझ सकते। हाँ, अपनी राजनीति हर कोई चमका सकता है। सरकार को कोरोना का नेचर ही नहीं समझ आया। आज तक प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर नहीं समझ आया, क्योंकि अगर सरकार को प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर समझ होता तो उनकी अप्रोच होती कि वायरस की जगह बंद करो, ये कहां भागता है इसको बंद करो, और अलग अलग टूल्स हैं उनको यूज करो, अलग अलग औजार हैं उनको यूज करो। आप वायरस को समझे ही नहीं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब वायरस को समझो और जगह बंद करो। पूरे त्रासदी के दौर में राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर पर दिखे और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार नाकाम रही तो विपक्ष भी प्रत्यक्ष रूप से सरकार को जगाने में सफल नहीं हुआ। यह विपक्ष को अच्छे से जान लेना चाहिए। और आज जब राहुल गांधी पहली बार जनता से रूबरू हुए तो बीजेपी सरकार ने भी पलटवार करने में वक्त नहीं लगाया। भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने एक जगह बनाई। मैं कह रहा हूं कि हां, कोविड की मदद नरेंद्र मोदी जी ने की, इसलिए मैं मोदी जी के पहले अक्षर को कोविड से जोड़ रहा हूं, मूव इट। विपक्ष आरोपों की राजनीति करे और सरकार उसे खारिज करते चले, लेकिन इसमें नुकसान तो आम जनता का हो रहा है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे। विपक्ष ने चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय बैठक की मांग की। कोरोना की इस दूसरी लहर में सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई, जबकि संकट की घड़ी में हमेशा सर्वदलीय बैठक का इतिहास रहा है। पहली कोरोना की लहर के दौरान सर्वदलीय बैठक हुई थी। गलवान घाटी में तनाव के बीच भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी सर्वदलीय बैठक हुई थी। यहाँ तक कि 2008 में भी आतंकी हमले के दौरान सर्वदलीय बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक का इतिहास बड़ा पुराना है। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो।
और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। तो फिर सवाल ये कि आखिर इस भीषण त्रासदी में सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई? आरोपों की राजनीति से ऊपर उठकर जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुझाव की चिट्ठी लिखी तो उस चिट्ठी का जवाब उल्टे तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जबकि चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई थी। विचारों की इतनी कटुता तो शायद कभी किसी कालखंड में दिखी हो कि दोनों खेमे एक दूसरे को सुनना तक नहीं चाहते। दोनों तरफ से सवाल होता है और सवाल का जवाब सवाल से ही मिलता है। बात समझिए, इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन को ढूंढिए और टाइम जाया मत कीजिए। यह मत सोचिए जैसे आपने पिछली वेव में सोचा था कि हमने हरा दिया, क्योंकि फिर से आएगा। और जब आप कहेंगे कि हाँ भैया सेकंड वेव के बाद हमने हरा दिया, थर्ड वेव आएगी। राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाने पर जोर देने को कहा तो इसका जवाब भी सरकार की तरफ से आ ही गया। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच गजब का द्वंद्व युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में मारी आम जनता जा रही है। सरकार ने लापरवाही की तो विपक्ष भी उसे जगा नहीं पाया। कमियां उधर रहीं तो इधर भी कमियों में कोई कसर नहीं थी। इतने दिन बीत जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इतने दिनों तक सिर्फ ट्विटर पर शब्दों के बाण से मोर्चा लिया, तो सरकार कोरोना से मोर्चा लेने के बजाय विपक्ष से मोर्चा लिए बैठी। तो क्या हिंदुस्तान की सियासत का चरित्र हमेशा ऐसा ही था? क्या ऐसी ही कटुता हमेशा रही? जवाब यकीनन ना में रहेगा। हिंदुस्तान की राजनीति की बुनियाद ही इसी बात पर टिकी थी कि हमेशा तालमेल के साथ वो चलती। यही वो देश है जहां विपक्ष के वाजपेयी को सत्ता की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए देश का प्रतिनिधि बनाकर भेज देते। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है। इतना ही नहीं, सत्ता और विपक्ष दोनों के एक दूसरे के सम्मान करने की कई कहानियां किताबों में दफन है। विचारों का विरोध हमेशा से हुआ, मगर मतभेद को मनभेद में नहीं बदला गया। यही वो देश है जहां प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए अमेरिका भेजा, सरकारी दौरे के बहाने अमेरिका में इलाज कराया। और यही था हिंदुस्तान की सियासत का असली चरित्र, जहां जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की आवाज बना भी गया और विपक्ष की आवाज को सुना भी गया। और ये रवायत कोई 90 के दशक से शुरू नहीं हुई। विराट हैसियत वाले प्रधानमंत्री नेहरू बड़े चाव से नौजवान वाजपेयी को सुनते थे और वाजपेयी ने भी उनका ताउम्र सम्मान किया। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। इतना ही नहीं, पहले जिस तरह की तस्वीरें सत्ता और विपक्ष के नेताओं की एक साथ तालमेल वाली दिख जाया करती थी, उसकी कल्पना आज के दौर में करना भी मुश्किल हो गया है। मतभेद से मनभेद तक की हिंदुस्तान की इसी राजनीति ने देश का बहुत नुकसान कर दिया है। अब भी वक्त है दोनों खेमों को बैठकर एक बार सोचना जरूर चाहिए। और सत्यवचन तो यही है कि तालमेल की जो राजनीति हिंदुस्तान की पहचान थी, वो पहचान अब गुमसी हो गई है। सरकार न विपक्ष की सुनना चाहती है
उल्टा उपहास उड़ाकर छोड़ दिया जाता है विपक्ष की बातों को। विपक्ष सरकार को ताकना तक नहीं चाहता, बल्कि कटु से कटु शब्द का इस्तेमाल सरकार के लिए करता है। ये आपसी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि संघीय ढांचे तक को खतरा एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, बिखरा हुआ नजर आता है संघीय ढांचा। और वजह है यही मतभेद से मनभेद वाली सियासत, जिसका बंगाल से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। क्योंकि ना सिर्फ साल बदला है बल्कि सियासत का हाल भी पूरी तरह बदल चुका है। पिछले साल जब अम्फान तूफान आया था तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम ममता ने भी हवाई दौरा किया था, हवाई सर्वे किया था। लेकिन इस साल हवाई सर्वे मोदी ने अकेले ही किया और इन तस्वीरों ने बता दिया कि जो वैचारिक दरार दोनों के बीच एक साल पहले थी वो इस चुनाव के बाद खाई का रूप ले चुकी है। दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी बैंगाची जानें तो बैंगाची। चुनाव में हुई यही छींटाकशी अब भी तूफान के बाद पीड़ित बंगाल के ऊपर बादलों की तरह मंडरा रही है। क्योंकि जब तूफान का जायजा लेने पीएम मोदी बंगाल पहुंचे तो ममता ने बड़ी बेरुखी से उनका स्वागत किया। कलईकुंडा में पीएम ने समीक्षा बैठक की, तूफान के नुकसान पर चर्चा हुई, मगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही। करीब आधे घंटे तक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बैठक में इंतजार करवाया और फिर जब आधे घंटे बाद पहुंची तो 30,000 करोड़ की मदद वाली मांग का कागज हाथ में थमा चलती बनी। যাই হোক, এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি এবং আপনাকে মিট করে আমরা এই কাগজটা আমি এবং আমার চিফ সেক্রেটারি মিলে দিয়ে গেলাম এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। वैसे कायदा तो यही कहता है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाएंगे तो वहां की मुख्यमंत्री उसकी अगवानी करेंगी, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हुआ यह कि पीएम मोदी की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुला लिया गया। नेता विपक्ष के नाते शुभेंदु को बैठक में बुलाया गया, लेकिन ममता इस बात से नाराज हो गई। तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को बैठक में क्यों बुलाया गया? क्या जब गुजरात में आए तूफान का प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया था तब क्या किसी बैठक में गुजरात के नेता विपक्ष को बुलाया गया था? सवाल कई हैं तो बीजेपी के आरोप भी कई हैं। खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं, तब ममता जी को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग कर रखना चाहिए। पीएम की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संघवाद की संस्कृति की हत्या है। तो इसके जवाब में टीएमसी शुभेंदु और ममता के दूसरे दौरों का हवाला देती रही। राजनीति में जो भी हो, लेकिन इससे नुकसान तो आम जनता का होगा। राज्य और केंद्र के झगड़े में आम जनता पिसेगी, क्योंकि ओडिशा में सब कुछ शांतिपूर्वक रहा, 500 करोड़ का फंड भी मिला, लेकिन बंगाल में 500 करोड़ के फंड के साथ साथ एक राजनीतिक सवाल भी बड़े ऊंचे स्वर के साथ मिला। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तूफान राहत की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने का विवाद दिन भर आज सुर्खियों में रहा है। और इस बीच अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय का केंद्र सरकार ने तबादला कर दिया है। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय में अटैच किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल सरकार को भेजी गई चिट्ठी में आलपन बंदोपाध्याय को 31 मई यानी सोमवार सुबह 10 बजे तक नॉर्थ ब्लॉक में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक और तकरार का मुद्दा जो अब बनता हुआ नजर आ रहा है केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच। राजनीतिक तौर पर यह मामला भी गर्मा सकता है।